ये जो हम डॉक्टर शॉपिंग करते हैं ना कि पहले एक के पास गए फिर दूसरे के पास तीसरे के पास, इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें जो मरीज है उसके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है, क्योंकि एक ने कुछ और सोचा, दूसरे ने कुछ और सोचा, तीसरे ने कुछ और सोचा, और अल्टीमेटली इलाज उसका वही करेंगे तीनों ही, पर वो टाइम डिले हो जाता है ना। एक के पास अभी गए, एक के पास एक हफ्ते के पास गए, 2 हफ्ते के पास गए, उतना उतना डिले होता जाता है ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है और सही अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश बेटा और अभी मैं हूं मेडिकल कॉलेज चंबा के कैंपस में हूं। मेरे साथ है डॉक्टर राजकुमार सूर्य जी। बड़ी बात है कि राजकुमार सूर्य जी चंबा से हैं और मेडिकल कॉलेज चंबा में जो चाइल्ड डिपार्टमेंट है उसके एचओडी हैं। फक्र होता है जब चंबा के डॉक्टर जो है चंबा में सेवाएं देते हैं। जो चंबा के लोग हैं वो जानते नहीं होंगे कि राजकुमार सूर्य जी चंबा से हैं। आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर। मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार सूर्य है और मैं चंबा का ही निवासी हूँ, स्थायी निवासी। मेरी जो स्कूलिंग है वो भारतीय पब्लिक स्कूल से हुई है 10th तक, और उसके बाद बॉयज स्कूल +2 की। उसके बाद फिर बाहर ही रहे हम, टांडा से MBBS और उसके बाद MD करा है हमने IMC से। और फॉर लास्ट 6 years आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर, नाउ एसोसिएट प्रोफेसर, और HOD हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स का। अमूमन जब एजुकेशन हो जाती है, जब चंबा से कोई बाहर जाता है तो आना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर राजकुमार सूर्य का मैं धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत है चंबा को डॉक्टरों की। अगर ये आए हैं तो मुझे लगता है कि सेवाएं दे रहे हैं। और बड़ी बात है कि कई बार लोगों को लगता होगा कि ये हर आदमी से अप्रोच नहीं, बात नहीं करते हैं, लेकिन इनका काम ऐसा है, मजबूरी रहती है कि अगर हर जगह बातचीत करना लग पाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है डॉक्टर साहब ये चीज़ समझ जानी चाहिए प्लीज़, है ना। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि हम +2 तक तो नहीं पहचानता कोई, उसके बाद हम बाहर ही रहे हैं। तो आप ठीक बोल रहे हो कि लोगों को नहीं शायद पता है कि मैं यहीं का हूँ। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन आपके थ्रू अब मैक्सिमम लग जाएगा पता कि मैं यहीं का लोग बना। तो बड़ी बात है कि ये जो कंफर्ट जोन है, हम भी थोड़ा आसान अप्रोच इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आपको ये नहीं लगे कि माहौल ऐसा है, क्योंकि इनका जो काम है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। और आप समझ सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज चंबा में फैकल्टी की कमी है, इसके बावजूद अगर ये कार्य कर रहे हैं, और बड़ी बात है इनको ऑफर भी रहती है कि मैक्सिमम डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल कॉलेज से बाहर जा रहे हैं, लेकिन अगर ये आए हैं तो इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। डॉक्टर साहब मैं सही बोल पा रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने जो ये फैकल्टी क्रंच का मामला उठाया बहुत सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ अगर टोटल मानना हो तो हम 4 लोग ही यहाँ जो इस टाइम पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। और अगर आप टांडा की बात लो तो वहाँ 15 कंसल्टेंट हैं और उससे 50 के करीब टोटल डॉक्टर्स हैं जो उस टाइम वहाँ सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हम लोग यहाँ 4 हैं। तो उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं कि लोगों का भला हो जितना हम कर सकें। हाँ, आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरली अब कम है, अब 4 लोग अगर काम कर रहे हैं, अगर 15 लोगों को काम कर रहे हैं तो स्ट्रेस तो रहता है। हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम लगता होगा। जो जिसका कोई बीमार होता है वो आता है, वो चाहता है कि मेरे को थोड़ा कंफर्ट जोन रहे, लेकिन कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा सा व्यवहार जो है कुशल रहे सभी तरह का तो अच्छा भी रहता है। डॉक्टर साहब मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल देखो ये लोकेलिटी वाली बात तो ये जरूरी थी ताकि लोगों को पता चले कि, है ना। तो ये आजकल बीमारियाँ जैसे बेमौसमी बीमारी, बच्चे हर तरह से बीमार हो जा रहे हैं, या जो जुकाम, सर्दी और खांसी, हल्की हल्की चीज़ें, इसको लेकर थोड़ा सा बताएं सर। ऐसा है, ये जो शुरू के जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, इनमें ये वायरल इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं कि जुकाम हो गया, नाक चल रहा है जी, बुखार आ गया, हल्का सा खांसी हो रही है, ये बहुत कॉमन है। और इस जैसे सीजन अब चेंज हो रहा है तो इसमें और ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं ये वायरल इलनेसेस। लेकिन आजकल जो नए हमारे पास आ रहे हैं, जैसे अब डायरिया के केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, और हेपेटाइटिस जिसमें पीलिया हो जाता है बच्चों में, वो केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ये गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, हाइजीन ना रखने की वजह से ये ज़्यादा आ रही हैं बीमारी। अभी भी हमारे वार्ड में कम से कम 4 या 5 मरीज ऐसे हैं जो पीलिया से ग्रसित हैं, और कोई किस्सा से है, कोई दिल एरिया से है। तो ये हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि अपना खान पान सफाई रखें, और जो पानी आप ले रहे हो उसको बॉयल करके पिए और सफाई रखें। तो ये मैक्सिमम चीज़ें जो डायरिया है, आपका पीलिया है, ये हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जो नॉर्मली आजकल खांसी या छाती जाम जैसे होता हो, जुकाम, इसको लेकर नेचुरल पेरेंट्स
होते हैं जिनका एक एक बच्चा रहता है तो परेशान हो जाते हैं, तो परेशानी लेने की ज़रूरत है कि अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए आपके नहीं हिसाब नहीं, से? परेशान इसमें मैक्सिमम केसेस में ये परेशानी की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम लोगों को भी जुकाम हो जाता है, ये 2 या 3 दिन की बीमारी होती है और अपने आप ये ठीक हो जाती है मैक्सिमम केसेस में। हाँ, कई कई पेशेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी इम्यूनिटी डिफिशियंसी होती है या रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, उनमें ये थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर हो जाता है। पर आप ये लिख के रखो कि 90 से 95% केसेज ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। बस अगर फीवर आए तो थोड़ा बहुत पैरासीटामोल दे सकते हैं और बाकी जो घरेलू नुस्खे चलते ही हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे आप भाप दे दिया आपने, या गर्म पानी पिलाया बच्चे को, ठंडा में कुछ खाने दिया, और पानी की मात्रा ठीक रखी बच्चे में, और पौष्टिक आहार देते रहे, तो ये ठीक हो जाता है। अच्छा, मैक्सिमम लोग ये भी हमने देखा है सर, क्योंकि आजकल आप मतलब मैं बुरा तो नहीं बोलता किसी को कि आजकल कई के पास जाएंगे, बच्चों को लेके जाएंगे तो वो 5-6 दवाइयाँ खाने को दे देते हैं सब बच्चों को। तो अब छोटा सा बच्चा वो 5-6 दवाइयाँ तो खा नहीं सकता, मुझे लगता है कि छोटी एज में, तो उस चीज़ को लेकर क्या करना चाहिए आपके साथ? देखिए, जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं, अगर आप किसी जिसने एमडी करी है या एमबीबीएस करी है, अगर वो कोई दवाई लिख रहा है तो वो वही लिखते हैं जिसमें ज़रूरत हो बच्चे को। ऐसे नहीं लिखेंगे कि नहीं ज़रूरत है और हमने दे दी दवाई, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे ही दवाइयाँ देना बहुत मुश्किल काम है, वो वैसे ही नहीं लेते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी होने पे ही हम दवाई लिखी जाती है और हम कोशिश करते हैं कि 1 या 2 दवाई से ही काम चल जाए। अच्छा, बड़ी बात, मैं ये किसी को बुरा नहीं बोल सकते, हो सकता है कि वो उस हिसाब से उनको आदत होगी। मुझे लगता है कि जो ये चीज़ें बताई जा रही है ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, वो हम बड़े होते हैं, वो 8-10 साल का बच्चा, उसको टैबलेट देखिए तो वो भी उल्टियाँ मार देगा जब खाएगा, क्योंकि कड़वी होगी दवाई। अब 5-6 दवाइयाँ मुझे लगता है कि संभव नहीं है। हाँ, अगर किसी ने अगर एमडी या किसी एक्सपर्ट ने दवाई दी तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है और खानी भी चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे ही प्राइवेट फर्म के पास चले जाएँ, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हों, लेकिन संभवतः आपको एक्सपर्ट जो है, जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उन्हीं के पास अप्रोच करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जब भी आपका, एक तो ये मैंने बता दिया कि जैसे सर्दी जुकाम जो है उसमें घर में भी आप इलाज कर सकते हो। पर हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को इसको डॉक्टर को दिखाना ही है और ज़रूरत है, या आपको किसी भी तरह का डाउट है, तो आप प्लीज़ किसी एजुकेटेड डिग्री होल्डर के पास ही जाएँ। लोग झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो बिल्कुल ही बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो झोला छाप होगा वो अपना झोला ही भरेगा, मुझे लगता है सर, है ना? अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब, एक और बात है, आजकल ना बच्चे जो है, जो बुखार जो है ना होने वाला, तो बुखार कितना तक हो जाए तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, कि मुझे लगता है कि इसके लिए टेस्ट वेस्ट होने चाहिए, अदरवाइज तो दवाई खाते रहेंगे तो उससे ज़्यादा। देखिए, बुखार ऐसा है, डिग्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, इम्पोर्टेंट होता है कि कितनों दिनों से बुखार है। हाँ, 1 आधा दिन का बुखार है, साथ में कोल्ड लग रहा है, तो वो आप उसका सिर्फ पैरासीटामोल और कोल्ड स्पंजिंग और पानी का मात्रा बच्चों को ठीक रखें तो उससे भी ठीक हो जाता है। हाँ, अगर 3-4 दिन हो गए लगातार बुखार आ रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, बच्चा खा कुछ नहीं रहा है, और आपको लग रहा है कि ये कमज़ोर हो जा रहा है, या 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से बुखार चल रहा है, या खांसी बहुत दिनों से, तो इन सारी सूरतों में आपको डॉक्टर के पास दिखाना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात है कि आजकल वो बच्चे बुखार होता है, कहते हैं कि वो बेहोश हो जा रहा है बच्चा, तो वो भी एक बड़ी जी, चीज़ जी, है, जम्मा में बड़ी चीज़ें आ रही है, जी, तो जी। वो क्या चीज़ है, उसको लेकर लाइट लेने की आवश्यकता है कि जी 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 जी। ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो कि बुखार के साथ दौरा पड़ता है, ऐसा जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा चांसेस रहता है, और 5-10% बच्चों में ही होता है। जैसे 100 में से 5 बच्चों को या 10 बच्चों को ऐसा होगा। तो बुखार के साथ दौरा पड़ना, ये 5-10% बच्चों में चांसेस रहते हैं, और जब ये दौरा आए तो उस दौरान स्वाभाविक सी बात है कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को इस तरह से देख के डर जाता है, तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। और इसको लेके आपको इतना रहना चाहिए कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो पहले आप डॉक्टरी सलाह लें। ऐसे नहीं कि आप किसी और के पास चले गए भी, या झाड़ फूंक, मैंने देखा है कई लोग झाड़ फूंक कराने शुरू हो जाते हैं कि नहीं इसको तो दिमाग पे कुछ हो गया या कुछ ऐसा हो गया, तो आप डॉक्टरी सलाह लें। और दूसरी बात यह है कि 5 साल के बच्चे तक होता है, अगर आपको ऐसा लगा कि बुखार के साथ बच्चे को दौरा पड़ गया, तो उस सूरत में क्या करना है आपने कि बच्चों को एक पासा दे के रखना, लेफ्ट साइड में लिटा देना है, और जब तक बच्चा पूरा होश में नहीं आता है उसके मुंह में कुछ डालने की कोशिश नहीं करनी है। लोग बोलते हैं ना कि हाँ जी बेहोश हो गया, इसको पानी पिला दो, इसको ये कर दो, इसका मुंह खोलो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपने। उसको एक पैसा दे के रखना है, और मुंह में तब तक कुछ पानी या कुछ नहीं देना खाने को जब तक वो पूरा बच्चा होश में नहीं आता है ना। और कोशिश करने की जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचो, डॉक्टर को दिखाओ।
अच्छा सर, इस तरह की वैसे नॉर्मली होती क्या चीज़ है? क्या किस वजह से ऐसा होता है? मुझे लगता है आवश्यकता है समझने की, क्योंकि आजकल मैक्सिमम हमने देखा है कि कई गाँव में ना इस तरह के बच्चे आ रहे हैं सर। क्या देखो, वजह? ये एक तो होता है कि बुखार के साथ दौरा पड़ना, ये मैंने आपको बता दिया कि 5-10% बच्चों में ये रिस्क रहता है कि बुखार जब चढ़ जाता है उसके साथ दौरा पड़ जाता है। तो इसका कोई खास वजह नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि उनके दिमाग में इन्फेक्शन आ गया है या दिमाग में कुछ उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है उसकी वजह से दौरा पड़ गया है, ऐसा नहीं होता है। ये चांसेस रहते हैं और इडियोपैथिक होता है और ये ठीक भी हो जाता है, फिब्राइल सीजर बोलते हैं इसको। ये बड़ी चीज़ है, मैं यही समझना चाह रहा था कि मैक्सिमम पेरेंट्स घबरा जाते नहीं हैं नहीं, कि ये अब ये फिब्राइल बच्चे। सीजर होते हैं और ये 90-95% बच्चे ठीक हो जाते हैं। हाँ, अगर उस बच्चे में दिमागी रूप में अक्षमता है, मतलब वो डिसेबिलिटी है या वो मेंटली रिटार्डेड जैसे हम लोग बोलते हैं जनरल भाषा में, अगर वैसा है या फैमिली में हिस्ट्री है कि मदर को या फादर को कोई दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, है ना, या फिर जैसे मैंने आपको बता दिया दिमागी रूप से बच्चा थोड़ा सा उतना अक्षम नहीं है, तो इन सूरतों में वो दौरा जो है वो आगे चलने की संभावना होती है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों में जो नॉर्मल डेवलपमेंटली नॉर्मल है बच्चा, है ना, और फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है सीजर की, तो मैक्सिमम बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए दवाइयाँ की आवश्यकता रहती है सर, क्योंकि नेचुरली अगर इस तरह का हो रहा है। नहीं नहीं, दवाइयों की नहीं, बस वो जो जैसे बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल दे दिया उस टाइम, है ना, और डॉक्टर से लिखवा लिया ऑब्वियसली, और जब दौरा अगर बाई चांस पड़ ही गया तो मैंने बता दिया क्या करना है। इसके अलावा और दवाई लेने की आवश्यकता तो नहीं, क्योंकि एक्चुअली आजकल रहता है कि आजकल मैक्सिमम लोग जो है लंबी लंबी, हमने ये सुना कि 3-4 साल की दवाइयाँ खाते हैं। नहीं, जो वो अलग होते हैं, वो एपिलेप्सी या जिसको हम मिर्गी भी बोलते हैं, वो अलग बीमारी है, और जो फिब्राइल सीजर है ये अलग बीमारी है। अच्छा, दोनों एक साथ नहीं अच्छा, चलते। इसमें कंपैरिजन करना हो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि समझने, क्योंकि लोग ना जो चलते हैं। हाँ बिल्कुल, जो ये मिर्गी का दौरा होता है ना, इसमें यूजुअली क्या है, बिना बुखार के दौरा पड़ता है, उसमें बुखार के साथ रिलेशन नहीं होता यूजुअली। लेकिन जो फिब्राइल सीजर होते हैं, जो जिसकी हम बात पहले कर रहे थे, उसमें हमेशा पहले फीवर आएगा, चाहे वो हल्का ही फीवर क्यों ना हो। अच्छा, उसका कई बार सर हमने ये भी सुना है कि बच्चों को बुखार नहीं आता है, पर वो रहता है कि बुखार है, कुछ ऐसा भी रहता है सर? लोग सोचते हैं, चर्चा करते हैं, इस तरह का होता है सर? नहीं, एक्चुअली जब भी फीवर लगे आपको तो थर्मामीटर से पक्का नापो, तभी हम बोलेंगे कि फीवर है कि नहीं है। कई बार आपको लगता है शाम को बच्चा हाँ माथा गर्म हो रहा है, तो यूजुअली इवनिंग राइज बच्चों में होता है। नॉर्मली बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि शाम को थोड़ा सा बच्चा आपको गर्म लगेगा, पर जब तक आपके थर्मामीटर में रीडिंग नहीं आती है 100 या 100 से ऊपर, तब तक आप नहीं बोल सकते फीवर है। अच्छा, वो नेचुरली वो ये भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं नहीं कि समझने की हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपको ऐसा लगे डाउट हो कि फीवर है, तो प्लीज़ आप थर्मामीटर रखें। आजकल तो वो डिजिटल थर्मामीटर आते हैं, तो उसमें पहले तो होता था ना मरकरी वाला, वो रीड करना भी हर चीज़ से बस का काम था। अब तो उसमें आ जाता है, आप लगाओ डिजिटल, देखो कि कितना टेम्परेचर है, आपको लग रहा है 99.6 से अबव है, तब आप सोच सकते हो कि फीवर है, अदरवाइज। अच्छा, ये दो चीजें एक समझने की आवश्यकता है कि फेब्राइल सीजर और दूसरा जो है मिर्गी के दौरे। और मिर्गी के दौरे में जो वो लगातार दवाई लेनी पड़ेगी, उसमें लेनी पड़ेगी दवाई, और उसमें प्रॉपर कुछ टेस्ट भी होते हैं, जिसमें आपका CT MRI दिमाग का और EEG टेस्ट होते हैं, और फिर डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी वजह क्या है दौरे की, वो दौरे की दवाइयाँ चलती हैं, कई बार 2 साल, कई बार 3 साल, कई बार लंबी भी देनी पड़ती है। लेकिन फिब्राइल सीजर जो है इसके बिल्कुल उलट है, इसमें कोई लंबी ये समझने, और मुझे लगता है कि हम सही जगह अप्रोच किए हैं, और ये समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स जो काफ़ी परेशान रहता है कि ये चीज़ें क्या हो रही है, मिर्गी का दौरा है या फेब्राइल सीजर, तो उसके लिए प्रोसीजर रहता है, टेस्ट सुविधा रहती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, समझने की आवश्यकता है, और वैसे ही समझ के आपको आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आप ऐसे परेशान रहेंगे कि हो सकता है कि मिर्गी के दौरे की बजाय आप दूसरी दवाई देते रहें, और उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरा मतलब यही अनुरोध रहेगा सभी अभिभावकों से कि जब भी ऐसा आपको लगता है कि बुखार है बच्चे को, और बुखार के साथ कुछ भी महसूस होता है कि अबनॉर्मल बिहेवियर किया बच्चे ने, या कोई झटका मारा, या आँख के ऊपर को सफ़ेद करी उसने, या थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, तो आप घबराएं ना। जैसे मैंने कहा कि एक पासा दे दे उसको, जब तक होश आए मुंह में कुछ देना, और इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएं। अच्छा, ये चीज़ें सर ठीक हो जाती है, क्योंकि लोगों में आजकल ये अवधारणा की ठीक नहीं होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो जाती है। एपिलेप्सी को भी हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी को मिर्गी हो गई है तो वो ठीक ही नहीं होगा, उसको भी हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं, और मैक्सिमम केसेस में हम दवाई छुड़वा भी देते हैं 2-2.5 साल के बाद। जब दौरा नहीं पड़ता तो आस्ते आस्ते हम दवाइयाँ भी बंद करते हैं। हमारे पास कई ऐसे मरीज थे जिनको हमने 2-2.5 साल तक दवाइयाँ दी हैं, और अभी उनकी दवाइयाँ बंद है और अभी बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें है डॉक्टर साहब समझा रहे हैं, अदरवाइज ऐसे परेशान होते रहेंगे, क्योंकि हम
कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है आप खुद परेशान हो रहे हैं। तो सही जगह जो मतलब चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, अगर जाएंगे तो सही अप्रोच हो पाएगी सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हम डॉक्टर शॉपिंग करते हैं ना कि पहले एक के पास गए, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, इसमें होता कुछ नहीं है। इसमें जो मरीज है उसके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाता है, क्योंकि एक ने कुछ और सोचा, दूसरे ने कुछ और सोचा, तीसरे ने कुछ और सोचा, और अल्टीमेटली इलाज उसका वही करेंगे तीनों ही, पर वो टाइम डिले हो जाता है ना। एक के पास आप ही गए, एक के पास 1 हफ्ते के पास गए, 2 हफ्ते के पास गए, उतना उतना डिले होता जाता है ट्रीटमेंट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है और सही अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी जैसे कि आजकल और बीमारियां भी आजकल तरह तरह की आ रही हैं सर, क्योंकि कई बच्चे आजकल अपंग पैदा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। हाँ जी हाँ जी। उसका की वजह रहती है सर डॉक्टर साहब? देखो जी, कुछ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन तो ऐसी हैं जिसमें हमें कोई वजह कभी मिलती नहीं है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां जैसे एंटीनेटल, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, जब कोई किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो रही है, तो उस टाइम एंटीनेटल चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल्ट्रासाउंड्स होने हैं, जो पहले ट्राइमेस्टर में होने हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी जो भी अपंगता है उस टाइम मैक्सिमम पकड़ पाते हैं। जो अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है कि हाँ ये बच्चा अच्छे से नहीं बन रहा है, फिर अगर हमें डाउट पड़ता है तो उसके फिर मदर के कुछ टेस्ट होते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाते हैं और विद टाइम होता है तो उसको अबॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए एंटीनेटल चेकअप्स हमेशा किसी गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएं आप, और जब भी कोई प्रेग्नेंट होता है तो टाइमली जैसे जैसे आपको बताया जाए उस टाइम आप चेकअप अच्छे से कराएं, तो ये जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन मैक्सिमम हद तक हम रोक सकते हैं। अच्छा, ये जो एक रजिस्टर बनता है ना महिलाओं का, सरकार इसीलिए बनाती है ताकि समय पर उसकी जांच होती रही और जो बच्चा सुरक्षित रहे। और बड़ी बात है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, और बड़ी बात है कि चंबा के इस तरह के होनहार डॉक्टर अगर बैठे हैं तो इनसे सेवा लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज ईगो रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ईगो रख के कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि जब डायरेक्ट अप्रोच होगा तो सही परामर्श आपको मिल पाएगा। एंड में सर आपकी तरफ से थोड़ा सा मैसेज, क्योंकि इंटरव्यू लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ मैं, क्योंकि लोग बोर भी हो जाते हैं, पर आपकी तरफ से, क्योंकि आजकल नशा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है चंबा में, तो उनको भी मैसेज मिल जाए और पेरेंट्स को भी मिल जाए मैसेज, ताकि कोई चंबा का जो बच्चा है आपकी तरह डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए उसका भला। मैं तो इसमें यही बोल सकता हूँ, जो आपने बात छेड़ी कि नशे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एडोलेसेंट एज ग्रुप में बच्चा जाता है, जैसे 9 साल का हो गया लड़का या लड़की, 8-9 साल के, उस टाइम पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको पकड़ ही लेना, जकड़ ही लेना है कि आप उसको कुछ हॉबी भी ना परस्यू कर पाए, बच्चा बाहर भी ना जा पाए, लेकिन एक विजिलेंट रहने की बहुत ज़रूरत है उस टाइम पेरेंट्स को, कि हाँ मेरा बच्चा बाहर जा रहा है, खेल रहा है, पर उस पर एक नज़र भी रखनी है और उसको बिल्कुल ही जकड़ के भी नहीं रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो ये दोनों तरीके से बैलेंस बनाना है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से नशा आजकल फैल रहा है उसको रोकथाम करने के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजकुमार सूर्या जी, चंबा से हैं और चाइल्ड डिपार्टमेंट चंबा के HOD हैं। मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू है आपके काम का है, खुद भी देखिए, औरों को भी दिखाइए, आपका भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।